हेलो फ्रेंड्स, बी एंकर क्लासेस वेलकम्स यू। मैं मनीष कुमार रे ऑप्टिक्स के इस अगले सेशन में आपका स्वागत करता हूं। अब तक के मिले प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बरकरार भी रहेगा। जैसा कि मैं समझ सकता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बस हौसला बनाए रखें और मेहनत पर विश्वास रखें, आपको परिणाम अवश्य मिलेगा, है ना। वो तो मिलना ही है। और जो है हौसला रखना बहुत ज़रूरी है इंसान को, है ना। मेहनत तो ज़रूरी है, इससे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाएगा। वो कहते हैं ना, ऐ मंजिल के मुसाफिर हौसले की तरकश में वो तीर जिंदा रख। ऐ मंजिल के मुसाफिर हौसले की तरकश में वो तीर जिंदा रख। चाहे हार जाओ जीवन में सब कुछ, बस फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, है ना। बस फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, है ना। तो मेरा ये कहना है कि टॉपिक्स जो भी रे ऑप्टिक्स में आप पढ़ चुके हैं वो आगे उसके अगले सेशन में हम लोग और आगे बढ़ेंगे उससे। और जो टॉपिक्स हो चुके हैं प्रीवियसली वो आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स होंगे वो स्फेरिकल मिरर होगा, जिसमें कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, क्या फोकस कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, फिर आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग, किस तरह से इमेज को ट्रेस किया जा सकता है, और रे डायग्राम जो होंगे इमेज फॉर्मेशन के वो कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। इसके अलावा उनके कुछ यूजेस भी पढ़ेंगे, साथ ही साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन, यानी कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है आज पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये क्लासेस कल ही मिल जानी थी, बट ड्यू टू फीवर में क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पाया, इसके लिए तहे दिल से जो है मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा। पर कोई बात नहीं, आज के सेशन में हम लोग इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ ऑप्टिक्स की पुरानी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है, किस प्रकार से रे ऑफ लाइट जो है एनर्जी के रूप में फ्लोट करता है, किस तरह से जो है प्रोपगेट करती है लाइट एनर्जी, है ना, वेव के रूप में, और रे के रूप में कैसे उसका जो है एजम्पशन हम लोग करते हैं वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के बारे में, है ना। रे ऑप्टिक्स किस प्रकार से ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, प्लेन मिरर क्या है, किस प्रकार के प्लेन मिरर की इमेजेस फॉर्मेशन होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट थी, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी, इसके अलावा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस थी, और इमेज जो था वो लैटरली इन्वर्टेड था। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि लेफ्ट साइड जो है राइट साइड में कन्वर्ट होता है, राइट साइड लेफ्ट साइड में कन्वर्ट होता है। ड्यू टू दिस रीजन एम्बुलेंस आपने देखा होगा, एम्बुलेंस में वो अल्फाबेट्स जो होते हैं ना लैटरली इन्वर्टेड लिखे होते हैं। जब आप उन्हें मिरर में देखेंगे ना, तो जब व्यू मिरर में आप देखते हैं अपने रियर व्यू मिरर में, तो आपको एम्बुलेंस सीधा दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? सीधा, ताकि आप उसे पास दे सके। तो ये छोटे छोटे जो केसेस थे आपके, वो आपको मैंने बता दिए थे। आज हम लोग जानेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में जानने से पहले हमें एक स्फेयर लेना होगा। क्या लेना होगा? एक स्फेयर लेना होगा। आइए एक स्फेयर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये स्फेयर थोड़ा टेढ़ा बन गया है, इसे और अच्छा बनाते हैं। ठंड के कारण हाथ बहुत धीरे चल रही है। ठीक है। अब देखिए स्फेरिकल मिरर में एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा आपका, ये सेंटर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये इतने पोर्शन को हम लोग हटा देंगे। ओके, नाउ वी हैव द रिमेनिंग कर्व, है ना। और इस स्फेरिकल मिरर में जब ये सिल्वरिंग जो है आउटवर्ड, जब कर्व में जब हम सिल्वरिंग करेंगे तो ये कनकेव मिरर देगा हमें। और जो ये बचा हुआ पोर्शन था, ये हमें क्या देगा? कन्वेक्स मिरर। इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, क्योंकि दोनों पोर्शंस के यूज से जो है मिरर का फॉर्मेशन होता है। जहां तक कि आप समझ पा रहे हैं। तो यानी कि अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, और यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा। इसके बाद कल के क्लासेस में मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा। 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज है। उन क्वेश्चंस को आप इन थ्योरीज के बाद जो है अटेम्प्ट ले सकते हो, 100% एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये जो सेंटर है,
ठीक है, इसी के अलॉन्ग ये स्फीयर खींचा गया था। तो इस सेंटर को हम लोग कहते हैं, अभी कर्व बन गया ना, तो ये कहलाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अच्छा, सेंटर से जिस पॉइंट, ये जो सेंटर से हम जब इसे इसके लोकस से टच करते हैं तो हमें ये रेडियस प्राप्त होता है, लेकिन ये सिर्फ रेडियस ना कहलाकर कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके अलावा हमने आपसे कहा था कि जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है हमारा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपर्चर, क्या कहते हैं, एपर्चर। ये तीन बातें आप फिलहाल यहां से जान सकते हैं, ओके। सबसे पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे और रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये एपर्चर कहलाएगा जहां से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है ना, यानी जितना दूर तक आपका पॉलिश सरफेस रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, एपर्चर, ओके। एनी डाउट, क्लियर। ये सेम बातें यहां के लिए भी लागू होंगी, ठीक है, यहां के लिए भी लागू होंगी और यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ओके। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके इमेज ट्रेसिंग के तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। ये आखिर में जो है इस प्रकार के जो आपके मिरर हैं ये किस प्रकार से इमेज को बनाते हैं, आइए इसे देखा जाए कि किस प्रकार के इमेज को बनाते हैं। देखिए, सारे इमेजेस तो हम इमेज फॉर्मेशन में सीखेंगे, बट एक रफ आइडिया हम यहाँ से ले सकते हैं। मेरा ये मानना है कि कनकेव मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से इसे पुकारते हैं हम लोग, जिसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहलाता है ये, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि रे ऑफ लाइट्स को कन्वर्ज कर देता है। और ये जो है हमारा ये कहलाता है डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। तो इस कन्वर्जिंग नेचर और डाइवर्जिंग नेचर को थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ठीक है, इनफाइनाइट पोजीशन पे है, रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आएंगी, ठीक है, कोई डाउट, ये ऑब्जेक्ट है, पोजीशन उसकी इन्फिनिटी है, रे ऑफ लाइट वहां से चलकर यहाँ आई है ना। अब देखिए रे ऑफ लाइट क्या करेगी, यहां से ये रे ऑफ लाइट जो है ये कन्वर्ज कर जाएगी कहां पर, अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसके ठीक बीच में कौन होता है, एफ, कौन होता है, एफ। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट यहां से टकराएगी तो ये कन्वर्ज होकर कहां पर आ जाएगी, फोकस पर। कहां पर आ जाएगी, फोकस पर। एनी डाउट, नहीं। अब देखेंगे जरा सा, अगर ये रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो यानी कि एंगल आई और एंगल आर का कॉन्सेप्ट भी तो होगा ना। तो वो सी पे चली आई है, कहां पे है, सी पे। और यहां से हम ये देख सकते हैं नॉर्मल से इंसिडेंट रे पर बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे पर बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक तो मैंने आपको पहले भी बताया था रिफ्लेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि जब रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजर रही थी, तो ये रे ऑफ लाइट फोकस पे आके क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। ये एक रे ऑफ लाइट से मैंने आपको समझाया, ऐसे बहुत सारे रेज ऑफ लाइट जो है आ सकते हैं और वो फोकस से क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, ये फोकस से क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। एनी डाउट, नहीं। अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट थोड़ा लंबा हो, मान लीजिए यहां तक है, तो भी उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। रे ऑफ लाइट नीचे से जाएगा तो वो कहां पे आके कन्वर्ज कर जाएगा, फोकस पर ही आकर कन्वर्ज कर जाएगी। रे ऑफ लाइट को पूरी तरह से कन्वर्ज करने की क्षमता कनकेव मिरर में होती है, कोई डाउट है, नहीं। लेकिन कन्वेक्स मिरर पे जैसे ही हम आते हैं, किस पर आते हैं, कन्वेक्स मिरर पर जैसे ही हम आते हैं और ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट का केस हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट का एक केस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये देख सकते हैं हम कि रे ऑफ लाइट को ये किस प्रकार से क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। देखिए रे ऑफ लाइट यहाँ है, कोई डाउट। अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से वापस लौट जाएगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट लौटने का कारण क्या है कि डाइवर्जिंग नेचर का है। तो हमें ये सोचना होगा कि ये कहीं ना कहीं तो आकर मिलेंगे ना। अच्छा, ये रे ऑफ लाइट अगर ये डाइवर्ज कर गया है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ होगा जो कि कहां से गुजर जाएगा, सी पॉइंट से, और ये जो रे ऑफ लाइट जब ये एक्सटेंड होगा
तो ये कहाँ मिलेगा हमें, फोकस पे। एनी डाउट? तो देखिए नॉर्मल से इंसिडेंट रे पर बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे पर बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये केस भी आप बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर आप एक और रे ऑफ लाइट ले लेते हैं और ये यहाँ से आता है ये फोकस पे, और भी ले सकते हैं आप एज पर योर चॉइस। मैं फिगर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा ताकि आपको समझने में सहूलियत हो सके। एनी डाउट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है स्फेरिकल मिरर का जो सबसे पहला पार्ट है। पहले तो स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, तो स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। और स्फेरिकल मिरर में जो पहला पार्ट है वो क्या कहलाता है, हमारा कनकेव मिरर। एक पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, कनकेव मिरर। दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, कन्वेक्स मिरर। अच्छा आप खुद सोच कर देखें, आप सबने चम्मच का इस्तेमाल करा होगा, है ना, चम्मच का इस्तेमाल तो सब करते हैं। तो चम्मच से जो मारने वाला हिस्सा होता है ना वो कनकेव मिरर होता है। कौन सा होता है, कनकेव मिरर। और खाने वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। अगर मारने वाला हिस्सा सिल्वर्ड है तो वो क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर। और अगर खाने वाला हिस्सा जो है वो सिल्वर्ड रहेगा तो क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर। एनी डाउट? अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे कनकेव कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था कि जिस सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है उसे हम लोग, जिस सेंटर से ये कर्व बना है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसके अलावा जिस रेडियस है ना, सेंटर पॉइंट से लेकर मिरर को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें छोटे मोटे इंफॉर्मेशन अगर और इंक्लूड कर दिए जाए तो सारे टेक्निकल टर्म्स आप सीख सकते हैं। अच्छा जिस पॉइंट पर सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम एक्सीड करके मिरर से मैच करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, पोल। क्या कहते हैं, पोल। पोल की खासियत क्या है ना, ये मिरर को 2 इक्वल पार्ट्स से बांटती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस यही करता है, मिरर को 2 इक्वल पार्ट्स में आपको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, और ये पोल कहलाता है। और ये फोकस, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, पोल से फोकस की दूरी है ना, फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। एक एक करके देखते चलेंगे। सबसे पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तथा रे ऑफ, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे, द हाइपोथेटिकल लाइन व्हिच डिवाइड्स द मिरर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। द हाइपोथेटिकल लाइन व्हिच divides the mirror into 2 equal parts is known as the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस कौन से पॉइंट से आगे बढ़ता है, तो बढ़ता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किससे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सॉरी, कर्व के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर मिलती है मिरर पर उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल। क्या कहते हैं, पोल। प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल। अच्छा पोल के बारे में बहुत खासियत बात है, सारी दूरी पोल से ही मापी जाती है। ये हम लोग साइन कन्वेंशन में आगे पढ़ेंगे। पोल से फोकस, पोल से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है हमारी, फोकल लेंथ। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। अच्छा फोकस कहां पे होता है, तो फोकस होता है ठीक रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे पे। कितना पे होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के जस्ट आधे पे। तो हम लोग जाने प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल किसे कहते हैं, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस किसे कहते हैं, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारे एपर्चर मैंने आपको बता दिया, जितना पोर्शन सिल्वर्ड रहेगा वही आपका क्या कहलाता है, एपर्चर। जितना से रिफ्लेक्शन हो सकता हो, यही सारी बातें इसके लिए भी लागू होती हैं। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स हम लोग शॉर्ट में इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। आज ये टॉपिक को फिनिश करना है तो सेशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो, तो ये इस बात का केयर भी हमें करना होगा ना। थ्योरी में बहुत ज्यादा समय नहीं गवा सकते, जो छोटे छोटे थ्योरीज है उसके बारे में केवल जान के हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। कोई डाउट यहाँ से नहीं है ना, क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लाइट की जान है ना, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। जिन रूल्स से हम रे डायग्राम्स को ड्रॉ कर पाते हैं उन रूल्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे। बहुत सारे लोग इससे अवगत भी होंगे जो पहले पढ़ चुके हो, यहीं पढ़े तो 5-10 मिनट का समय लगेगा, इसे जानते चलेंगे तो सारे बच्चे एक साथ हो जाएंगे। ओके, टॉपिक तो बहुत छोटा ही है, बहुत वास्ट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन अगर इसे ध्यान से एक बार देख लेंगे तो 6 फिगर्स जो इसके बाद आएंगे आपके कनकेव मिरर के केसेस है जो, उन्हें समझने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही आसानी। मतलब कि आप इजीली उसे ग्रिप कर सकते हैं, है कि नहीं। देखिए पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट मजा कब है, सबसे ज्यादा मजा पढ़ने का कब आता है, जब उसका एप्लीकेशन आप कर पाए।
आपने बहुत कुछ पढ़ लिया पर आप उसके एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे, तो फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बच नहीं पाता है कि नहीं। तो आइए हम लोग रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स फॉर स्फेरिकल मिरर, है ना। तो देखिए, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स इन स्फेरिकल मिरर, देख पा रहे हैं? ओके, कोई दिक्कत? 4 रूल्स हैं बस। कितने रूल्स हैं? 4। बस इन 4 को ध्यान में आपको रखना है। देखिए, ये कनकेव का केस है और ये कॉन्वेक्स का केस है। क्लियर? इसे कनकेव मिरर कहते हैं, इसे कन्वेक्स, ये तो जान गए होंगे अब तक आप लोग। आइए देखते हैं। 4 रूल को केवल माइंड में रखना है आपको। फर्स्ट रूल क्या कहता है आपसे कि whenever a ray of light passes parallel to the principal axis, then it converges at focus. Clear? Whenever a ray of light passes parallel to the principal axis, then it converges at focus. Whenever a ray of light passes parallel to the principal axis, converges at focus. अब देखिए, ये रे ऑफ लाइट जो है मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किया तो ये फोकस पे आके कन्वर्ज हो गया, ये रिफ्लेक्शन है आपका। अब यहाँ से फिर आप चाहेंगे तो जितने बार चाहे आप उतने बार ड्रॉ कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के हिसाब से। नॉर्मल से इंसिडेंट रे पर बनने वाला एंगल आई, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे पर बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल to the incident ray is called the angle of incidence, and the angle drawn from the normal to the reflected ray is known as angle of reflection. Any doubt? अब आप इस तरह से बहुत सारे रे ऑफ लाइट आप ले सकते हैं, ये सब के सब कहाँ पे आके पास करेंगे? फोकस से। ऐसा नहीं है आप रे ऑफ लाइट अगर नीचे से भी लेंगे तो भी ये फोकस पे ही आके कटेगा। कोई डाउट? समझ पा रहे हैं? यही केस आप कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी लेंगे। देखिए, कुछ नहीं करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए, है ना। अब प्रिंसिपल एक्सिस को आप जैसे ही ड्रॉ करते हैं, रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखिए। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, तो रे ऑफ लाइट को ये क्या कर देगा? डाइवर्ज। लेकिन कहीं ना कहीं इसे हाइपोथेटिकली हम लोग मैच तो करेंगे ही ना, हम लोग मैच तो इसे करेंगे ही ना। तो देखिए, सबसे पहला नंबर तो चीज ये है कि ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जैसे ही हम लोग इससे एक्सीड करेंगे, क्योंकि रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट तो यही कर रहा है ना, तो रिफ्लेक्टेड लाइट को एक्सटेंड करेंगे वर्चुअली, तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें? फोकस पे। कहाँ पे मिल जाएगा हमें? फोकस पे। ये बात काम आप बहुत बार भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने रे ऑफ लाइट लेंगे आप सारे कन्वर्ज होकर कहाँ मिलेंगे? फोकस पर ही मिलेंगे। एनी डाउट? नहीं समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट को फिर से माइंड में रखेंगे कि whenever a ray of light passes parallel to the principal axis, whenever a ray of light passes parallel to the principal axis, then it converges at focus. Whenever a ray of light passes parallel to the principal axis, then it converges at focus. कोई डाउट? याद तो हो गया होगा, इतने बार मैंने बोला है। आइए मेरे साथ साथ बोलेंगे, whenever a ray of light, बोलिए, whenever a ray of light passes parallel to the principal axis, whenever a ray of light passes parallel to the principal axis, then it converges at focus. Okay? चलिए, सेकंड पॉइंट को अगर हम लोग देखते हैं, है ना, तो देखिए पहले पॉइंट में कहा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस पे आके मीट करेगी, लेकिन दूसरे केस में ये कहता है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यानी कि कहता है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये कनकेव के लिए भी होगा और ये कॉन्वेक्स के लिए भी
होगा, है ना। कोई कहता है कि whenever a ray of light passes through the focus then it gets parallel to the principal axis। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, आपको कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग का केस है। किसका केस है? डाइवर्जिंग का। तो देखिए ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये रे ऑफ लाइट मैच तो करेंगे ना, कहीं ना कहीं ये रे ऑफ लाइट मैच तो करेंगे। देखिए तो जब फोकस से गुजरने वाला रे ऑफ लाइट जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्लियर और नॉट? आइए थर्ड फिगर को देखते हैं। तो पहला क्या था? व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस, मतलब मीट एट फोकस। और दूसरा पॉइंट में क्या कहा मैंने? व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट पासेस टू द फोकस देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड नंबर में कहता है आपसे कि if a ray of light passes through the center of curvature, if a ray of light passes through the center of curvature then it retraces on its own path, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं, धीरे धीरे कॉपी पेन साथ रखेंगे तो इजी होगा काम आपके लिए। तो कहता है whenever a ray of light passes through the center of curvature then it retraces on its own path। यदि कोई रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी तो वो अपने पाथ पे वापस लौट जाएगी। ये कनकेव के लिए भी होगा और ये कन्वेक्स के लिए भी होगा ही। स्वाभाविक सी बात है, दोनों के लिए रूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। अब जैसे देखिए अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट को गुजारेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आके मिलेगा। लेकिन अगर ये रे ऑफ लाइट मैंने यह सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मैच कर दिया, लेकिन आप सोचेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर है कहाँ, तो आप हाइपोथेटिकली जब इसे मैच करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। कहाँ है? यहाँ। और फोकस कहाँ है? यहाँ पे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ डिस्टेंस पे फोकस होगा। ठीक है, जहाँ पूरे रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे डिस्टेंस पे ही तो फोकस होती है। तो पहला केस कहा था कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट मीट्स एट फोकस। सेकंड पॉइंट में कहा गया कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट passes through the focus then it becomes parallel to the principal axis। और थर्ड पॉइंट में इसने कहा कि whenever a ray of light passes through the center of curvature then it retraces on its own path। चौथा केस जो है वो बहुत ही इजी है आपका कि whenever a ray of light strikes on the pole of the mirror then it follows the law of reflection। ऑब्लिकली गिरा हुआ कोई भी है ना, ऑब्लिकली स्ट्राइक करने वाला कोई भी रे ऑफ लाइट यदि पोल पे आके टकरा जाए, कहां पे आके टकरा जाए? पोल पे आके टकरा जाए, तो देखिए ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे पर बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे पर बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं? तो व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन द पोल ऑफ द मिरर then it obeys the law of reflection and it becomes angle I is equal to angle R। angle I is equal to angle R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एनी डाउट? कोई तरह की डाउट है इसमें? समझ पा रहे हैं? हाँ, तो चारों रे डायग्राम्स के चारों रूल्स आप समझ गए? कोई दिक्कत इनमें नहीं? तो आइए इन्हें नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर खींचा है तो आप खींच सकते हैं या नोट कर लीजिए इसे। क्लियर? आइए मैं एक एक करके रब करूंगा ताकि आप इसे नोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका प्यार अगर बरकरार रहा, यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। इतनी ठंड में इतनी मेहनत में मैं वीडियोस बनाता हूँ, है ना। जब मैं क्लासेस से पढ़ाता था तो 200 300 बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे और वहाँ इतने अच्छे से मैं समझा भी नहीं पाता था, है कि नहीं। यहाँ तो मैंने आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करी है कि धीरे धीरे आपको समझाया जा सके। मैं किसी चीज़ को एक बार समझा या मैनुअली किसी चीज़ को एक बार या 2 बार समझाया जा सकता है, लेकिन वीडियो में एक फायदा होता है कि आप जितने बार चाहे उसे रिकैप करके देख सकते हैं, है कि नहीं। देखिए गलती एक बार में तो होनी ही है, एक बार में आप बिल्कुल सही काम नहीं कर सकते, लेकिन गलती होती रहे इसे रोका जा सकता है।
है ना, बार बार के प्रैक्टिस। आपने पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। जड़मति यानी जिसकी मति जड़ में है ना, जड़ में, सीधे घुटने में भी नहीं है, जड़ में है, वो भी सुजान हो जाते हैं, भगवान के बराबर हो जाते हैं। रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यहाँ पर सिल मतलब पत्थर है ना, रस्सी के बार बार आने जाने से जब पत्थर पे निशान बन सकता है, तो फिर आप तो खैर फिर भी इंसान है कि नहीं। इंसान चाहे तो पत्थर को भी पानी बना सकता है, बशर्ते इंसान में दम होना चाहिए, है कि नहीं। अब ये नहीं कि आप शुरू हो जाइए कि खुदा तू बोल दे मेरे बादलों को, है ना, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। मेहनत की बारिश करिए, हंसा कर बारिश मत कीजिए, है कि नहीं। आजकल तो इंटरनेट पे इतने सारे फेक चीजें हैं कि आप रील्स में देख, आप फोन उठाइए काम करने के लिए कुछ और, फोन उठाइए काम कुछ और कर जाते हैं। तो ये ड्रॉबैक भी है ना, ये एक जो है डिमेरिट है फोन्स की। लेकिन अब देखिए एलपीजी है ना, पहले हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, फिर एलपीजी आ गया, एलपीजी कन्वीनियंट हो गया है ना, अच्छा कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, पॉल्यूशन भी नहीं देता, बर्तन में जो है सूट भी नहीं लगते, काली भी नहीं लगती। लेकिन गैस सिलेंडर से होने वाले दुर्घटना भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी भी चीज की जो है साइंस एक बून भी है तो एक कर्स भी है कि नहीं। उसी प्रकार से फोन एक बून भी है तो एक कर्स भी है ना। आज के डेट में तो आप वो बैंक अकाउंट खोलने से भी ज्यादा आसान है कि आप मोबाइल पे अपना अकाउंट खोल लें। बैंक अकाउंट तो फिर भी आधार कार्ड से खुलता है, इस टाइप के अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खोल सकते हैं। 3 चीजों की जरूरत है, पहला है स्मार्टफोन, दूसरा अच्छा सा वाईफाई रिचार्ज होना चाहिए, और तीसरा खूब सारा निठल्लापन, है कि नहीं। तो तीनों ऑलमोस्ट जो है सारे बच्चों में आजकल देखने को मिल ही जाते हैं बहुत ज्यादा, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप उनमें से ना बने, आप उनसे थोड़े बेहतर बने, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है रे डायग्राम्स देखेंगे, किसके जरिए, कनकेव मिरर के जरिए। किसके जरिए, कनकेव मिरर के जरिए। आइए कनकेव, ये रे डायग्राम से बहुत लोगों को दिक्कत होती है, सर जो है बनाते हैं पर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो याद तो करने की आवश्यकता है भी नहीं दोस्त, जो याद कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, याद तो उन्हें करना भी नहीं चाहिए। फिजिक्स मैथ्स में कुछ याद नहीं करते, याद करके आप चीजों को बहुत ज्यादा दिन दिमाग में रख नहीं सकते। यदि मैं आपसे पूछूं कि आज से 15 दिन पहले आपने कौन सा कपड़ा पहना था, आप बता पाएंगे क्या? बता सकते हैं तो फिर आप मल्टी टैलेंटेड हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि आपने पिछले बर्थडे में कौन सा कपड़ा पहना था, वो आपको याद होगा। समय बहुत पुराना है लेकिन चीजें आपको याद है, बिकॉज चीजें जो है कुछ ना कुछ सीक्वेंस में जुड़ी हुई है, कुछ कड़ी से जुड़ी हुई है ना। तो चीजों को किस प्रकार से याद रखना है, किस तरीके से उसे जो है आप माइंड में अपने फिटअप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस और कुछ मंथन दोनों से आते हैं, है कि नहीं। देखिए आइए ध्यान देते हैं इधर, रूल्स फॉर मेकिंग मतलब इमेज, रूल्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। किस प्रकार से कनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन में हमारा हेल्प करता है, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो आइए 6 कंडीशंस हैं, कितने कंडीशंस हैं, 6। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है एट इन्फिनिटी। कहाँ है, एट इन्फिनिटी। सेकंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे कहां होगा, बियॉन्ड सी। तीसरा सी पर, एट सी। चौथा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। और पांचवा जो होगा एट एफ, और छठा जो होगा बिटवीन पी एंड एफ। कोई दिक्कत? ये 6 कंडीशंस पर, ये जो 6 पोजीशंस है ना, ये पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। क्या है ये, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखेंगे, पहला पोजीशन जो है वो इंफिनिटी पे होगा। कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे। सेकंड पोजीशन जो होगा वो सी के पीछे होगा, और तीसरा जो पोजीशन है वो सी पे होगा। चौथा पोजीशन जो सी और एफ के बीच में होगा। पांचवा पोजीशन एफ पे होगा। छठा पी एंड एफ के बीच में होगा। आइए फर्स्ट केस को देखते हैं। ओके, देख पा रहे हैं, आइए। सारी बातें एक ही जगह पे आके समाप्त तो होती है कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरे तो वो कहां पे आके कटता है, फोकस पे आके कन्वर्ज कर जाता है। कोई दिक्कत? पहला रूल यही है कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरे
तो रे ऑफ लाइट कहाँ पे आके करता है, फोकस पे, जैसा कि हम लोग पिछले बार मतलब इसके पहले हम लोग रूल्स में पढ़ चुके थे। लेकिन कनकेव मिरर भी यही कहता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो रे ऑफ लाइट कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा आके, फोकस पे। कहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगा, फोकस पे। आप ऑटोमेटिकली देखिए, अच्छा उन्हीं चारों नियमों से जो है हमें ये इमेजेस बनाने हैं। तो देखिए हमने वो पहला रूल ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ पे मिल गया, फोकस पे, है ना। ये अच्छा 2 रे ऑफ लाइट मिनिमम चाहिए इमेज के फॉर्मेशन के लिए, मैंने आपको बता दिया था। तो 2 रे ऑफ लाइट हमने लिया है, जो कि आपको कहाँ पे मर्ज करता हुआ दिख रहा है, फोकस पे। तो पहले केस में कहा गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे रखा गया, इन्फिनिटी पे। तो इमेज की क्वालिटी जो होगी, वो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर। कहाँ बनेगी, फोकस पर। और कैसा बनेगा भाई, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, एंड वेरी स्मॉल इन साइज। मतलब वेरी स्मॉल भी कहना गलत होगा, आप इसे पॉइंट साइज कह लीजिए। क्या कह लीजिए, पॉइंट साइज इमेज। कैसा बनेगा, पॉइंट साइज इमेज, बिल्कुल बिंदु के आकार का। सूर्य की आती रोशनी से आप अगर कनकेव मिरर को आप अगर मैच करते हैं तो फोकस पे आपको रे ऑफ लाइट मिलता है। ये बचपन में हमने इसे तीली भी जलाई होगी, है ना, आप लोग अभी भी इसे ट्राई करते होंगे। या इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे साइट्स है जो कि आपको ये सब काम करके दिखाते होंगे, या आप खुद से भी कर सकते हैं। सेकंड जो बात है वो है बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। कहाँ पे, सी के पीछे। अब जरा सा ध्यान देंगे हम लोग। देखिए ऑब्जेक्ट को जब मैं ये सारे फिगर बना दूंगा ना, 2-3 फिगर हो जाएगा, तो आपके माइंड में कुछ बातें आएगी। उन बातों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तभी। देखिए ये फिगर्स को बनाया आपने बहुतेरे बार होगा, लेकिन याद आप रख नहीं पाते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि आप याद करते हैं। अगर आप इसे याद करें ही नहीं और इसे समझ के बनाए तो आपसे गलती होगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है ही नहीं कि आपको इसे याद करना पड़े। ठीक है, आप याद क्यों करेंगे, जब आप इसे समझ चुके होंगे तो आप इसे याद क्यों करेंगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। आइए देखते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे है, तो ये रे ऑफ लाइट जो है, पहला ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट को एमिट कर रहा है, और ये फर्स्ट जो है रे ऑफ लाइट के पैरेलल, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट गुजरती है तो वो कहां से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला रूल जो है हमारा है। दूसरा रूल हमने एक और बताया था आपको कि सी से गुजरने वाली लाइन सी पर वापस लौट जाती है। सी से गुजरने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस लौट जाती है। तो इन 2 नियमों का मैंने जो है फॉलो किया, और यहां से हमें ये प्राप्त हुआ कि अगर मान लेते हैं ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट था, तो यहाँ पे जो इमेज बना है वो बना है बी डैश ए डैश, नाम रख लिया है मैंने कुछ भी। तो सी के पीछे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज जो बनेगा वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, और जो इमेज बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही होगा। ये तो एंटीबायोटिक पॉइंट है, एंड वेरी स्मॉल, या फिर ये कह सकते हैं एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। समझ पा रहे हैं। अगर इसे कोई कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं, या बुक्स में अवेलेबल है। बनाना सीखना है, बनाना सीखना है, कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, बनाना सीखना होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर वापस लौट गए तो रूल नंबर क्या था, 3 था। इन दोनों के मदद से हमें यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन देखने को मिल गया। कोई दिक्कत? आइए, आपके दिमाग में तो इसे मैं फिट कर दूंगा, बशर्ते आप ईमानदारी से वीडियो को एक बार तो जरूर, एक बार नहीं समझ आता उसे रिकैप कर लें, फिर से बैक करें, फिर से देखें। देखिए कुछ चीजें आपको बचपन में जिस तरह से टीचर्स आपके हाथ पकड़कर आपको लिखवाते थे, वो काम अब तो हो नहीं सकते। टीचर से आप बार बार, टीचर ने बना दिया, कहेंगे आप फिर से बताइए, तो वो भी बेचारा परेशान होगा, इतने मेहनत से बनाया फिर से कहाँ बताया जाए। लेकिन वीडियो में ये एक फायदा है कि आप चाहेंगे तो उसे रिकैप करके फिर से देख सकते हैं। अच्छा सर ने पहले क्या किया, मिरर बनाया, फिर क्या किया, रूल नंबर 1 लिया, फिर क्या किया, रूल नंबर 3 लिया, फिर क्या किया, इंटरसेक्शन हो गया एक्चुअल, फिर क्या बना, रियल इन्वर्टेड इमेज बना। कैसा बना था, तो भाई जो है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बना था। तो ये सारी चीजें आप बार बार बैक करके वीडियो से अच्छा सीख सकते हैं। इसीलिए मैं जितना अच्छा समझा सकता था आपको मैनुअली, उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा आप समझ सकते हैं इसे टेक्निकली, है ना।
तो आइए तीसरा पोजीशन हम लोग देखते हैं। कौन सा पोजीशन? तीसरा। आइए, अब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो कहां होगी? सी पर होगी। कहां होगी? सी पर। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, अब देखिए बीच में फोकस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गुजरेगा, कोई दिक्कत? फोकस से गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था ये एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो हड़बड़ में बनाए गए फिगर हड़बड़ की तरह ही होंगे, है ना? इसे आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपको जो है अच्छा बेनिफिट इससे मिल सकता है। आपके फिगर जो है क्लैश नहीं करेंगे, आपस में टकराएंगे नहीं, और आपको एक अच्छा क्लीन इमेज मिलेगा, है ना? तो आप देख सकते हैं कि थर्ड नंबर केस में रे ऑफ लाइट जो था, पहले तो ऑब्जेक्ट कहां पर था? ए बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज आपको कहां मिला? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जहां ऑब्जेक्ट था वही इमेज है। तो देखिए एट सी, तो इमेज भी एट सी। रियल तो ये भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज का होगा। अब थोड़ा विराम लेंगे, थोड़ा गौर से देखेंगे कि ये फिगर्स हमें कह क्या रहे हैं। इन फिगर्स से हम ये समझ रहे हैं कि फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आ गया यानी सी के पीछे गया, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर गया। थर्ड पोजीशन में ये सी पे आ गया, चौथे पोजीशन में ये सी और एफ के बीच जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे कहां जा रहा है? आगे। लेकिन ये देखिए फर्स्ट केस में इमेज कहां बना था? फोकस पे। कहां बना था? फोकस पे। सेकंड केस में कहां बन गया? बिटवीन सी एंड एफ। कहां बन गया? बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड केस में कहां बन गया? एट सी। यानी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे जाता है इमेज वैसे वैसे पीछे बनता जाता है। अब एक बात को याद रखेंगे, सी को तराजू मानना है। सी को क्या मानना है? तराजू। बीम बैलेंस देखा होगा आपने, है ना? बीम बैलेंस में आप देखेंगे कि पहले जो है वो सामान, पहले वो वेइंग स्केल को रखते हैं यहाँ पे बटखारे को, और फिर सामान यहाँ पर धीरे धीरे रख के उसे इक्वल करते, तभी तो सामान हम लोग खरीद पाते हैं। तो जैसे हम यहाँ बहुत दूर थे जब, तो इमेज पॉइंट साइज का बना, थोड़ा आगे आ गए तो थोड़ा छोटा बना, सी पे आ गए इक्वल साइज का बना, अब इक्वल तक आ गए, बहुत छोटे से थोड़ा छोटा, थोड़े छोटे से इक्वल, अब इक्वल से थोड़ा बड़ा और थोड़े बड़े से बहुत बड़ा, ये कैसे सब आएंगे। अब आइए आगे देखते हैं यहां से। अब जो है अगला केस है वो कहता है बिटवीन सी एंड एफ। क्या कहता है? बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ध्यान रखना है सी और एफ के बीच में। तो मान लेते हैं ये सी है और ये क्या है? एफ है। इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब जरा देखते हैं गौर से ये क्या होता है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस पे आके कटेगा, थोड़ा सा पहले कट गया, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कहां आके कटेगा? फोकस पर। अब जरा एक बात बताइए मुझे, सी से जो गुजरने वाली लाइन होगी, है ना, वो अनडिविटेडली पास करेगी कि नहीं? यानी जैसे गया है वैसे ही क्या हो जाएगा? ये लौट जाएगा। ये फिगर थोड़ी सी गलत बनी है, मैं इसे फिर से बनाता हूं। ठंड में हाथ भी थोड़ा वाइब्रेट हो ही जाता है, कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है? अब जरा देखेंगे C और F के बीच में हमें इसे रखना है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा C है और ये पॉइंट हमारा F है, ठीक है? अब इसके बीच हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया, थोड़ा छोटा ऑब्जेक्ट रखेंगे ताकि इमेज ज़्यादा पीछे ना जाए। C को भी थोड़ा पीछे रख लेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये फोकस से गुजर जाएगा और सी से गुजरने वाली लाइन सी पे वापस लौटती है। आप इसे स्केल से बना लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आपको
मिल जाएगी, है ना। इसे एक्सीड कर लेंगे और इमेज हमारा कुछ यहाँ बनेगा। अब जरा गौर से देखिए तो इसे, ऑब्जेक्ट और आगे आ गया, इमेज और पीछे चला गया। अब यहाँ से जो है हमें जो क्वालिटीज मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, बियॉन्ड सी। पहले तो इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। फिर क्वालिटीज क्या होंगे, रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट। लीजिए शुरुआत हो गई है, अब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनना शुरू हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट केस आएगा वो है एट एफ। क्या है, एट एफ। नेक्स्ट केस जो है जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ पॉइंट। अब जरा देखेंगे, फोकस पे है ना, इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर। क्लियर, इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। आइए देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गुजर जाएगी, इसे और एक्सीड करेंगे, यहाँ सी होगी, सी से गुजरने वाली लाइन सी पे ही क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, कोई दिक्कत। अब देखिए ये इमेज कहाँ बन रहा है, ये कहीं, क्या लगता है आपको, कहीं पे ये मर्ज करेंगे ये रे ऑफ लाइट, कहीं पे ये क्लैश करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं, ये इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। अब देखिए रियल तो होगा ही, इन्वर्टेड भी होगा ही, एंड वेरी लार्ज देन द ऑब्जेक्ट। बहुत ही बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होगा, काफी बड़ा, है ना। अब जरा माइंड में सोचे, 5 ही केस मेनली है, छठा केस तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज का केस है, ये 5 केस आपको जाने। अब जरा गौर से देखिए, इन्फिनिटी पे थे तो फोकस पे बना, और ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, सी के पीछे आ गए, सी और एफ के बीच बन गया, मतलब इमेज जो है थोड़ा जो है, पहले तो पॉइंट साइज बना जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो, लेकिन जैसे ही हम लोग सी पॉइंट पे आए तो थोड़ा छोटा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा इमेज बना। जैसे ही सी पे आ गए तो सी को तो पहले कहा था मैंने तराजू बनना, उसके पहले वाला इमेज छोटा, उसके बाद वाला इमेज बड़ा होगा, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चौथे केस में जब आ गए बिटवीन सी एंड एफ, अब देखिए सी तक तो हम पहुंच गए, तो सी के पीछे अब हम कहाँ जा सकते हैं, तो सी के पीछे हम, यानी कि देखिए सी पर आए थे तो सी और एफ के बीच में आए तो सी के पीछे इमेज बना। अब जब सी के पीछे का जगह भी हमने ले लिया तो अब तो बियॉन्ड सी का भी जगह खत्म हो गया, तो अब कौन सी जगह बचती है, इन्फिनिटी की। अब कौन सी जगह बचती है, इन्फिनिटी। इससे पीछे तो इमेज जा ही नहीं, ये एफएक्स लेवल पे पहुंच गया, अब इसके पीछे इमेज को भेजा नहीं जा सकता। क्लियर है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे जा रहा है इमेज वैसे वैसे कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, लेकिन अब इसके आगे हम इमेज को भेज नहीं सकते हैं, अब हमारे पास कोई जगह ही नहीं है। तो लास्ट वाला जो केस होगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, डेंटिस्ट वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं। ये छठा केस हम लोग देख लेंगे। इस केस में क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है, देखिए ये है, ये ऑब्जेक्ट मतलब कि पोल और फोकस के बीच में हमको ऑब्जेक्ट को रखना है, तो ये पोल हो गया और ये क्या हो गया, एफ। अब इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके कहाँ है, बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब जरा देखेंगे, ये भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी कहाँ चला जाएगा, फोकस पे। कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत है किसी को, या फिर इसमें अगर ट्रबल हो रहा है तो ये अच्छा है, रूल नंबर 1 आप ले चाहे ना लें, एक रूल आप और ले सकते हैं, रुक जाइए, वो रूल आपको ज्यादा प्रेजेंट महसूस कराएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए रूल नंबर 4 का इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी तक नहीं हुआ था, है कि नहीं, ये अभी तक नहीं हो पाया था, है ना। और सोचिए, ये रे ऑफ लाइट रूल नंबर 4 है, मैंने पहले सिखा दिया आपको, और अब इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कोई सी होगा। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट सी होगा ये भी तो क्या करेगा ना,
जब देखिए सी पॉइंट पर होने का मतलब क्या होता है, जहां से आप गए हैं वहीं पे आप क्या हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे, है ना। आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है ना। अब देखिए ये केस में इमेज जो बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा। देखिए मेरे पास जगह थोड़ी कम है, ये इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहां बनेगा ये इमेज, बिहाइंड द मिरर। तो ये इमेज की जो खासियत होगी वो क्या होगी, जरा देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। इस बार केस उल्टा है दोस्त, वर्चुअल भी होगा और इन्वर्टेड ना होकर क्या होगा, इरेक्ट होगा। एंड इमेज जो होगा वो हाईली मैग्नीफाइड होगा, यानी ऑब्जेक्ट की तुलना में काफी थोड़ा बड़ा दिखेगा, बिगर देन द ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, इन्हें आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बना था, इमेज की जो क्वालिटी थी वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट थी, रियल इन्वर्टेड तो थी, पॉइंट साइज की इमेज थी। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे था। तो जैसे देखिए हम लोग पहले जो है फोकस पे बनाए थे इमेज, तो इस बार इमेज थोड़ा सा और पीछे भागेगा और बन जाएगा बिटवीन सी एंड एफ के, रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। थर्ड केस में पोजीशन कहाँ थी ऑब्जेक्ट की, एट सी। कहाँ पे थी, एट सी। तो इमेज भी आपका कहाँ पे बन गया, सी पे ही बन गया। इस केस में भी रियल है, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सी को तराजू मानना है, पहले ही कह दिया था, है ना। इसके पहले वाले इमेज छोटे, इसके बाद वाले इमेज बड़े हो जाएंगे। और बिटवीन सी एंड एफ का केस लिए तो भाई बियॉन्ड सी बनेगा, सी तक तो इमेज आ ही गया, तब सी के पीछे गया तो रियल इन्वर्टेड एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट। रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा और ऑब्जेक्ट से कैसा होगा, बड़ा होगा। फिर एट एफ यानी फोकस पे आ गए तो इमेज हमारा जो बनेगा वो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे, रियल इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज देन द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस की बात करेंगे तो ये बिहाइंड द मिरर, ये स्पेशल केस है जिसमें रियल इन्वर्टेड ना बनकर वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस बनते हैं। अगर बात करते हैं हम कनकेव, पहले तो इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर की, अच्छा नोट कर लीजिए इसे। तो सबसे पहला जो है, अच्छा नोट करते करते सुन भी सकते हैं। सबसे पहला जो है यूज इसका होता है शेविंग मिरर में। किसमें होता है, शेविंग मिरर। हम घरेलू यूज से शुरू करते हैं। शेविंग मिरर, शेविंग, आप लोग अब दाढ़ी आई है कि नहीं आपके, मैं नहीं कह सकता, नहीं, शेविंग मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डेंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल, अच्छा शेविंग मिरर में इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। छठा वाला केस, मिरर सामने होता है, पोल वहीं पे है, ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के कहाँ होता होगा, बीच में हो जाता होगा, लार्ज इमेज बनता है। सेकंड केस में भी यही होता है। डेंटिस्ट जो है वो छोटे छोटे जो दांत के पोर्शंस होते हैं, आपके पल्प के अंदर होने वाले जो डैमेजेस हैं, उनको ये जर्म्स को देखने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। यानी कैविटीज जो खाली हो जाती है उनको भी ये डीपली क्या करता है, ऑब्जर्व करने में हमारी हेल्प को करता है। टॉर्चेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। टॉर्चेस में इसका इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि रे ऑफ लाइट को जो कन्वर्ज करके एक जगह पे रखा जा सके, है ना। टॉर्चेस में इसका इस्तेमाल होता है ताकि एक जगह पे रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके रखा जा सके। और लास्टली जो है एक और मेरे माइंड में था, सोलर कुकर। 8th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। सोलर कुकर जो होता है उसकी कोटिंग ऐसी होती है कि रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होकर एक ही जगह पर हीट एनर्जी जो है, सनलाइट की एनर्जी को हीट एनर्जी में एक जगह कंडेंस करके कन्वर्ज करके आपको देती है, जिससे आपका खाना पक पाता है। सोलर फर्नेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 4 यूजेस है इसके। तो आइए हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ लिए, पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर भी पढ़ लिए, रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग भी पढ़ लिए, रे डायग्राम्स ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर तो पढ़ लिए हैं। कन्वेक्स मिरर एक बचा हुआ है। कन्वेक्स मिरर का केस बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा, है ना। ये बहुत ही इजी है और इसे हम लोग बहुत जल्दी समाप्त कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई है।
देखिए, सारी चीजों की जड़ बस एक ही है, मेहनत करना। क्या? मेहनत करना। आप अगर मेहनत करेंगे ना तो आप इतना तय मानिए कि आपसे 90% आपका कोई छीन ही नहीं सकता। जब मेहनत करने पर, अच्छा अभी तो आप मार्क्स ओरिएंटेड एग्जाम दे रहे हैं, अभी आपकी जो एग्जाम्स है वो क्या है? मार्क्स ओरिएंटेड है। ये कॉम्पिटिटिव नहीं है जहाँ पे आपको सीट रिजर्व नहीं करना अपना, एक खास मार्किंग स्कीम है। आप इतना मार्क्स तक ले आते हैं तो आपकी परसेंटाइल इतनी बन जाती है। अगर इतने छोटे से जंग से हार जाओगे दोस्त तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? हाँ, मैं तो कहता हूं आपसे, मैं सीबीएसई के बच्चों को हमेशा समझाता हूं, मैं लगभग बच्चों को ये कहता हूं कि आपका कंपैरिजन आपके स्कूल के वो 30 40 100 50 100 200 बच्चे नहीं है। आपके कॉम्पिटिटर वो 10 लाख बच्चे हैं जो सीबीएसई को फेस कर रहे हैं। हालांकि ये भी कहना गलत होगा, आपके कॉम्पिटिटर वो 20 से 30 लाख बच्चे हैं जो कि वेरियस बोर्ड्स, वेरियस एग्जाम्स के जरिए 10th को क्वालिफाई करके 11th में आने वाले समय में आपके कॉम्पिटिटर बनेंगे, है कि नहीं? आपको सबको हराना है दोस्त, और सबको हराना इतना आसान नहीं होता, है कि नहीं? सबको हराने वाला इंसान जो होता है ना वो कुछ अलग होता है, वो पहले खुद में जीतता है कि नहीं? सारे राजा हैं पर सारे राजाओं में दो ही राजा के नाम के आगे द लगता है, पहला अशोक और दूसरा अकबर, है ना? दोनों ए से ही हैं। अशोक चक्रवर्ती सम्राट। आप सोचिए, चीजें कभी भी आसानी से आपको नहीं मिलती, है कि नहीं? अगर अशोक इस बात का जो है खंडन कर देते कि नहीं मैं ही आपका सबसे पहला संतान हूं, सबसे बड़ा संतान, वो एक क्षण में बन जाते राजा, वो एक क्षण में राजा बनते। फिर वो ज्ञान कहां से आ पाता उनके पास, है ना? जो उनके कठिनाइयों से उन्हें मिला, है ना? घुड़साल बन के रहे, घोड़े अश्व धोते रहे। जिस बच्चे का जन्म ही अश्व पर घूमने के लिए हुआ था वो बेचारा घोड़ा धोता रहा। लेकिन और सुशील जो कि उनके छोटे पुत्र थे पहली रानी के, वो महाबेवकूफ, क्योंकि वो पैदाइशी राजा है। राजा कभी पैदाइशी नहीं होना चाहिए, राजा वो बनना चाहिए जो राजा बनने के लायक। अशोक लायक थे उसके, तब वो राजा बने। आखिरकार चंद्रगुप्त के बाद जो है, बिंदुसार के बाद एक सबसे, सोचिए मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कितने शानदार राजा थे, है कि नहीं? पर वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार उतना अधिक नहीं कर पाए जितना अशोक कर पाए। क्यों? क्योंकि अशोक के पास चारों नीतियां थी, साम दाम दंड भेद। इसलिए अशोक को मैं मतलब हिस्ट्री के बैकग्राउंड में अगर बात किया, अशोक मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि उसका कारण है उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। इतने संघर्ष कि आप सोच लीजिए, जो पैदा ही राजा बनने के लिए हुआ है, जो राजा है ही। आपको एक छोटी सी इंसिडेंट में बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, अशोक की माँ ने कहा कि तुम्हें मारने के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, तुम ये राजमहल छोड़कर चले जाओ। उनकी माता पर भी जो है प्रहार हुए थे, अशोक पर ही प्रहार हुए, पर हर बार वो बच जाता था। अशोक अपनी माँ के कहने पर अपने घर से बाहर निकल गए। उसके बाद जब अशोक गए, है ना, तो एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे बहुत सारे जो है यादव रहा करते थे, जो गाय वगैरह, यदुवंशी थे, जो गाय वगैरह जो है दूकर उनका दूध बेचते भी थे और पीते भी होंगे। वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने यदुवंशियों से पूछा कि क्या मेरे लायक कोई काम है? कहा यहाँ आपके लायक तो कोई काम नहीं है, आपके बाल देखकर लगता है कि आप राजवंशी हैं, है ना? ये राजसी केश है आपके पास, आपके लायक तो यहाँ कोई काम नहीं। अशोक को बड़ा गुस्सा है, उसने बताया यदुवंशी से क्या कहा, ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते, है कि नहीं? उन्होंने इसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बहुत छोटा काम है, नहीं, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते, और उन्होंने गाय को दूहना सीखा। सोच लीजिए, इतने में क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उन्हें एक यात्री मिले, है ना, बौद्ध यात्री मिले, बौद्ध भिक्षु थे वो। तो उन्होंने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि वो सबका हाथ देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी क्या भविष्य रेखाएं बताती है। उन्होंने जब उनका हाथ देखा अशोक का, तो कहे अरे तुम्हारा कद तो सबसे बड़ा है। तो बोला क्या मैं राजा बनूंगा? बोला वो तो बहुत छोटा था, उससे भी बहुत बड़ा। बोला उससे भी बड़ा? राजा से बड़ा कौन होता है? बोले तुम यात्री बनोगे और पूरे दुनिया में यात्रा करके, पूरे यात्रा के जरिए पूरे दुनिया में यात्रा करोगे और पूरे दुनिया में चारों दिशाओं में अपना जीत का परचम लहराओगे, और तुम राजा नहीं चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, है कि नहीं? तो सम्राट बनने का जो जर्नी है वो एक सेकंड में पूरा नहीं होता दोस्त, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तपिश झेलनी पड़ती है। वो चिराग ही क्या, जब चिराग खुद ही नहीं जलेगा तो फिर वो दूसरे को रोशनी देगा कैसे? तो इसलिए जो है, अगर आप ये सोचते हैं कि हम बस 90% जाएं,
या आईएएस बने या कुछ भी बने, तो ये मुंह से कहने से तो होगा नहीं, है कि नहीं? क्योंकि इस दुनिया में सबसे आसान काम होता है बोलकर अपनी बातों को व्यक्त कर लेते हैं, भाषा एक माध्यम है आपके पास, लेकिन करके साबित करना काफी मुश्किल होता है। जो करके साबित करते हैं ना, उन्हें बताना नहीं पड़ता, उनकी रिजल्ट बताती है कि वो क्या कर चुके हैं। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जो है कन्वेक्स मिरर की जर्नी हमारी शुरू होती है ना। देखिए रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स मिरर, है कि नहीं? सही समय पर लिया गया सही डिसीजन आपको बहुत आगे लेकर जाता है, लेकिन सही समय पर लिया गया गलत डिसीजन आपको कितना पीछे ले जा सकता है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आइए अपने बचे हुए समय का यूटिलाइजेशन इतने प्रॉपर तरीके से करें ना कि क्वेश्चन पेपर देखकर आपका दिल कह चुका है ये तो पहले ही बना चुके हैं, है ना, इसे तो मैं ऐसे यूं सॉल्व कर दूंगा, है ना, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। इसके बाद क्वेश्चन सेट की भी सीरीज लाऊंगा मैं, आप उसमें स्कोर करके देख पाएंगे, अपने आप को जस्टिफिकेशन दे पाएंगे कि तैयारी में हमारी कितनी धार आ चुकी है। आइए रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर में जो है रे डायग्राम हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। इसमें तो एक ही केस है दोस्त, मानो तो एक ही केस है, मानो तो बहुत सारे केसेस आप भी बना सकते हैं, पर इमेज का फॉर्मेशन एक ही जगह पर होगा। देखिए इन्फिनिटी पे है ना ऑब्जेक्ट, तो रे ऑफ लाइट क्या करेगा, ये डाइवर्स तो कर ही देगा, है ना, और ये जो है सी पॉइंट पर आपको मिलेगा और ये पॉइंट कहां पे आएगा, एफ। ओके, कोई दिक्कत? हाँ नहीं ना, तो ये रे ऑफ लाइट को पूरी तरह से क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, है ना, और आपको इमेज कहां पे मिल जाएगा, फोकस पे, ठीक है। और अगर हम लोग सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को अगर कहीं पर भी रख लें, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां पे रख लेते हैं, कहां पे, यहां पे रख लेते हैं, तो जरा देखिए क्या होगा, रे ऑफ लाइट जब आएगी तो ये डाइवर्ज करेगी, सॉरी, ठीक है। अब यहां से जो है एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि सी से गुजरने वाली लाइन सी पे पुनः रिट्रेस कर जाती है। अब जरा देखेंगे, ये तो सी पे मिला ही था ना, और ये लाइन आपको कहां मिल जाता, फोकस पे, ठीक है। और ये देखिए आपको ये रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, तो कहां मिल गया, आके फोकस पे मिल गया ना, कोई दिक्कत है। और ये जो लाइन था यहाँ से, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैच कर रहा था यहाँ से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिला आपको, यहीं पे आपको क्या मिल गया, इमेज फॉर्मेशन मिल गया आपको। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, तो एट अ प्लेस एनीवेयर, कहाँ रख देंगे, एट अ प्लेस एनीवेयर, कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी आप रख दीजिए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इसे कह सकते हैं, अगर कोई पूछ दे कि कहां रखना चाहेंगे, तो कह देंगे बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल एंड इंफिनिटी, पोल एंड इंफिनिटी के बीच में हमने इसे कहीं भी रख दिया। अब इंफिनिटी और पोल के बीच में तो फिर अनंत बात की हो जाती है, कहीं पे भी रख लीजिए आप इसे, इससे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। तो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आप देख सकते हैं, वर्चुअल इंटरसेक्शन से बना है तो इमेज भी कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, सीधा बना तो कहेंगे इरेक्ट बनेगा, और स्मॉलर देन द साइज बनेगा, है ना, स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, है ना। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का केस सिर्फ एक ही केस होता है, ये मान लीजिए, तो मेन जो है फिगर में वो आपका कॉनकेव मिरर का केस है। किसका केस है, कॉनकेव मिरर का, है ना। क्लियर है, इसे नोट करना चाहे तो कर लीजिए। जो भी नोट करें या स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। देखिए आइए इसके यूजर्स को देख लेते हैं, यूजर्स क्या क्या है इसके।
तो व्हीकल्स में है ना, रियर मिरर के रूप में इसका व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, गाड़ियों का है ना, साइड मिरर में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बहुत दूर से रे ऑफ लाइट आती है ना, बहुत दूर, क्योंकि देखो आउट इनवर्ट डायरेक्शन में ये कर्व है ना, ये कैसा इनवर्ट है, तो रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। इसीलिए आपके साइड मिरर में